ऐसे अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, JKS न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ आपका मेज़बान जमील अहमद मोहसिन। सफ़ेद बाल दानिशमंदी की अलामत नहीं होते बल्कि उम्र को ज़ाहिर करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान तजर्बेकार बने, उसके बाल सफ़ेद हों फिर वो किसी इंसानियत के लिए या कौम के लिए कोई काम सर अंजाम दे, बल्कि बाज़ औक़ात बचपन में ही इंसान अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से एक रोशन सितारा बन जाता है और आवाम के लिए एक मसीहा बन जाता है। आज हम जिस शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराना चाहते हैं वो हैं मोहतरम रियाज बशीर नाज साहब, DDC मेंबर ब्लॉक लॉरेंस से। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम JKS न्यूज़ नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले जो सवाल रहेगा वो ये है कि आप अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो नौजवान है और जो यूथ है उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। अपने तालीमी सफ़र से लेकर के अभी तक की चंद झलकियाँ अपने नाज़रीन के सामने रखें ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होकर के आप जैसा बनने की कोशिश करें। खुशनसीबी मेरा जो शुरुआती तालीम है वो पुंछ से ही हुई है। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ा हूँ। मैंने वकालत जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और MBA जो है वो मैंने सिम्बियोसिस पुणे से की। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैं हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में आया, वहाँ मैंने वकालत शुरू की। उसके बाद मैंने कॉरपोरेट प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में, टेलीकॉम कंपनीज़ में मैंने काम किया। और 2019 तक मेरे पुंछ, जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, तब तक मैं इसी एक्टिव प्रैक्टिस में रहा और हिंदुस्तान के बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में बहुत बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया। सर सियासत में आने का मकसद क्या था? क्या मरहूम बशीर नाज साहब की जगह संभालना था कि या अपनी मर्जी से आवाम की खिदमत के लिए आपके दिल में वो तड़प थी, उस वजह से आप आ गए? दोनों चीज़ें। एक मेरे वालिद मोहतरम के ये जो अधूरे काम थे या जो उनकी नसीहत और वसीयत मुझे आखिरी वक्त में थी, और दूसरा ये कि अपने लिए मैं कर चुका था जो मैंने करना था, अपने करियर में एक्सेल कर चुका था। आगे भी मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह और बेहतर अगर मैं वहाँ पे रहता तो बहुत बेहतर हो सकता। लेकिन फिर जब अपने आखिरी वक्त कुछ दिनों में जब नाज साहब से मेरी बात होती थी, तो उस टाइम भी उनका ये कहना था कि आप जो हमारे बाप दादा का जो सरमाया है, जो ये एक एक मोती इकट्ठा करके जो मालाएं बुनी हैं, इन मालाओं की खिदमत करना, इन लोगों की खिदमत करना, हक पे रहना और ईमानदारी से काम करना। तो इसमें मैं दोनों चीज़ें कहूँगा कि मेरा अपना भी एक ये था कि मेरे पास अगर कोई इल्म है, मेरे पास भी कोई चीज़ है, तो मैं जाके उसको बेहतर तरीके से अपने अवाम के काम ला सकूं। और मेरे वालिद मोहतरम की भी ये नसीहत थी मुझे कि जाके अपने लोगों की, अपने पुंछ की आवाम की खिदमत करना। सर ब्लॉक लॉरेंस की अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो जो पिछले लोग आए अपने दौर इक़्तिदार में पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया इलाके के बहुत सारे जो इलाका जाते हैं उनको, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी और ऐसे कौन से काम हैं जो आपने सर अंजाम दिए जो पिछले लोगों ने सर अंजाम नहीं दिए थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 8 महीने से हमारा ये जो पंचायती राज के तहत इलेक्शंस हुए, अल्लाह का शुक्र कि मुझे लॉरेन ब्लॉक के से कामयाबी मिली। वहाँ की आवाम का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चुना। सबसे पहले मैंने छोटे कामों पे ज़ोर नहीं दिया कि कहीं नाली है, बाथरूम है, या उन सब चीज़ों पे मैंने ज़ोर नहीं दिया, बानिस्बत इसके कि मेरी सोच या मेरे इस तरीके से थी कि जो बड़े काम हैं, जहाँ पे आवाम को जनरली हर इंसान को उसका फ़ायदा मिले, मैंने उन कामों पे अपना ज़्यादा ज़ोर रखा। जिस तरह हमारी वहाँ की सड़कें थी, जैसे चिखड़ी बन से अपनी नागानाड़ी बन वाली रोड का मसला था, काफ़ी सालों से वो धीरे धीरे बन रही थी, कभी लाख आता, कभी 5 लाख आता। उसी तरह हमारी लोयल बेला से नागानाड़ी की जो सड़क थी उस पर कभी भी काम शुरू ना हो पाया। दूसरी हमारी बड़ा छड़ से मारकोट थी,
उसके बाद हमारी कुंजा की रोड थी, हमारी नटजबली से नटबल वाली रोड थी, और हमारी नल्ला वाली रोड थी। जो भी ये दूर दराज के जो मेन रोड्स के प्रोजेक्ट थे, तो उन पे मैंने ज़ोर किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 8 महीनों में वो 8 बड़ी सड़कें जो है उनमें से 6 सड़कों की जो है वो मंजूरी आ चुकी है, और उसमें से 2-3 के टेंडर्स भी लग चुके हैं, जिसमें हमारी धन रोड है, जिसमें हमारी अड़ीगाम टू गली ज़ारत रोड है, और उससे हमारी कोशिश रहेगी कि उसको कुंजा के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाए। इसके साथ हमारी जो मेरे अपने प्लान्स की 3-4 रोड्स थी, उनके भी टेंडर प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। और जैसे बड़ाछाड़ और मारकोट रोड का था, और लोयलबेला रोड का था, और चिकड़ी बांध का, इन रोडों को प्रोजेक्ट्स में पूरा करने के लिए हमें 10-20 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरह पहले पैसा आता था। इसमें मेरा ये मानना था कि इसमें एक साथ ये प्रोजेक्ट अप्रूव हों, एक साथ इनमें पैसा आए और एक साथ पैसा लगे, ताकि लोगों को भी बार बार हर 6 महीने के बाद वो तकलीफ ना हो कि कभी किसी का मकान है, कभी किसी की दुकान है। तो वो प्रोजेक्ट्स भी अब सेक्रेटरीट में पहुंच गए हैं, उनके पेपर्स, उनके डीपीआर्स, उनके अप्रूवल्स तैयार हैं। अभी पिछले दिनों में भी मैं सेक्रेटरीट से जाके उन फाइल्स को एक्सपेडाइट करा के आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-आध महीने में ये सारे प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव हो जाएंगे। इनको अमली जामा पहना जाएगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी। अमली जामा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अमली जामा कोशिश जब हम करते हैं ना, तो वो आवाम को नज़र आ जाती है। मेरी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आज की जनरेशन जो है, आज का जो वक्त है, वो वक्त बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सर, अवाम का कहना है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी चीज़ है वो लोरन में मरकज़ बनाया हुआ है। वो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले गुज़श्ता एमएलए थे और वो लोरन से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सारा कुछ खिंचाई के लिए वहाँ पे ले गए। हालांकि सेंटर जो है वो लोयल बेला में भी हो सकता था। क्या आपकी कोई प्रायोरिटी रहेगी कि कोई हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर कोई हॉस्पिटल जो है वो लोयल बेला में बनाया जाए, जहाँ पर सारे इलाके के बलेरा, लोयल बेला, चिकड़ी, लोरन, मारकोट वगैरह के लोग आए वहाँ तक? उस तरीके से थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, मरकज़ लोरन आज का नहीं है। जो सेंटर प्लेस है वो कई सालों से वहीं पे मेन मरकज़ वहाँ पे है। जहाँ तक हमारी पीएचसीज़ का ताल्लुक है, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी एक पीएचसी पलेरा में है, एक पीएचसी लोरन में है। इसके अलावा जो स्कूल्स की पहले की जो काम थे, जो रखे हुए थे, जिस तरह भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही या कुछ भी हुआ, तो ऑलरेडी वो चीज़ों का सेटअप वहाँ पे है। जहाँ तक आपने हेल्थ सेक्टर का काम लिया, तो मैंने 25 लाख रुपए इस वक्त लोरन की पीएचसी के लिए रखे हैं, जिसमें से एक 5 लाख का टेंडर हो चुका है, और एक 10 लाख का टेंडर लगा हुआ है, वो भी अनकरीब हो जाएगा, जिसमें उन पीएचसीज के रेनोवेशन का और एक्स्ट्रा रूम्स का वहाँ पे प्रोसीजर रखा गया, और वो इंशाल्लाह वहाँ पे आने वाले चंद दिनों में बनना शुरू हो जाएंगी। लोयलबेला का जहाँ तक आपने नाम लिया, तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लोयलबेला ब्रिज था, लोयलबेला जो कनेक्ट कर रहा था, वो ब्रिज वहाँ पे रखा है। थोड़े दिनों के बाद आपको वो उनके भी जो अप्रूवल्स हैं, जो कागज़ हैं, प्लान, वो नज़र आ जाएंगे। जो हमने रोड रखी है, वो रोड भी लोयलबेला टू नागानाड़ी है, ठीक है। उससे लोयलबेला की जितनी भी आवाम है, उनको सड़क का फ़ायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग है। तो आपने देखा होगा कि पिछले अपने जब हमारे यहाँ पे पंचायती राज मंत्री आए थे, तो मैंने अपनी तकरीर और अपने मेमोरेंडम में भी बोला था कि लोयलबेला का नाम लेके बोला था कि वो हमारे ब्लॉक का सेंटर प्लेस है, वहाँ पे भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ तक वहाँ पे डिस्पेंसरियों का ताल्लुक है, या वहाँ पे पीएचसी का, या बाकी किसी चीज़ की भी है, आने वाले वक्त में जो भी चीज़ आएगी, वो बराबर हर जगह को बराबरी से दी जाएगी, और हर पंचायत की बिल्कुल बराबरी से जो है वो तरक्की की जाएगी। सर, ये जो पंचायती राज के मरकजी वजीर यहाँ पे आए थे, तो आपने अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने मेमोरेंडम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं पेश की जो आपको लगता है कि वो पाए तकमील तक पहुँच सकती है? देखिए, हर एरिया की, हर जगह का एक अपनी अहमियत है, और एक अपना पोटेंशियल है एरिया। मैंने हर वो चीज़ अपनी समझ से, जिसका पोटेंशियल मुझे नज़र आया, मैंने वो अपनी डिमांड्स में रखा। हमारी लोरन टंगमरग रोड है, जिन पे मैं आप मंत्री साहिब को लेके भी गया और दिखाया भी कि इस रोड की हमारे पुंछ के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हमारे अड़ीगाम से अरीजाल का एक प्रोजेक्ट आज़ाद साहब ने रखा था, उसकी 3 किलोमीटर की टेंडरिंग हुई थी, लेकिन उस पर काम शुरू ना हो सका, क्योंकि वो
उनकी हुकूमत थी वो जो चली गई, लेकिन ऑन पेपर्स वो चीज़ आज भी है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अडिगाम अरीजाल के साथ भी जाके कनेक्ट करे ताकि टूरिज़्म बूस्ट हो और वहाँ से लोग इधर आए, इन जगहों को देखें। जिस तरह आप देखते हैं कि हर साल 4-5 लाख लोग यात्री जो है वो बूढ़ा अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं। उसके बाद वो जम्मू से घूम के हमारे मंडी में बूढ़ा अमरनाथ दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें उनको 2 दिन लग जाते हैं। अगर हमारे ये वाली रोड्स अप्रूव हो जाती हैं तो 2.5 घंटे में वो लोग मंडी में होंगे। और जहाँ पे आज 20 या 25 हज़ार आदमी यहाँ आता है, कल जब 3 लाख आदमी आएगा तो उस 3 लाख लोगों का यहाँ आने का जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो हमारे लोरन मंडी की पुंछ की आवाम को टूरिज़्म के ज़रिए सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। सर PMAY के तहत जो मकानात बन रहे हैं, आवाम का कहना है कि इसमें उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है जो असर रसूख वाले हैं और उनके ऑलरेडी मकानात बने हुए हैं, तो जो गरीब है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैंने इस पे काम कर रहा हूँ। मैं मेरी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं इन चीज़ों को वेरीफाई करने पे कि जो भी मसले इन चीज़ों को लेके मेरे सामने आए, मैंने उनको डिपार्टमेंट को बुला के उनके नए पेपर्स बनाए हैं। जहाँ पे गरीब का हक था वो हक उसको नहीं मिला, जहाँ पे डबलिंग है या मकान पहले से बने हुए हैं, सिर्फ जियो टैगिंग या फ़ोटो खींच के पेमेंट्स हुई हैं, उन पे भी काम चल रहा है, उन पे भी वेरिफिकेशन चल रही है। अनकरीब आप देखेंगे कि इस मसले का भी जो ये दिक्कत आती है जहाँ पे खींचातानी रहती है और गरीब का नुकसान होता है, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि जिस वक्त तक हमारी वो वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल से आ जाती है, ऑन पेपर्स हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कि किसके अकाउंट में कितना गया है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि इस मसले का हल किस तरह निकाला जाता है। MG नरेगा में जो कमीशन का सिस्टम होता है, क्या ये कोई सरकार की तरफ से कमीशन का सिस्टम होता है या फिर चोरों की तरफ से कोई बनाया गया प्रोपेगेंडा होता है कि भाई आप हमें इतने दो एडवांस में तो आपके खाते में इतने आएंगे? इसका क्या हिसाब है, आप इसके बारे में? देखिए, सुनने में तो मेरे भी आता है, देखा मैंने भी। जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है तो कमीशन हमारे हिंदुस्तान में किसी भी काम की जो वो लीगलाइज्ड नहीं है। इसमें दोनों मुलविस होते हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। देने वाला देता है इसलिए कि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाए, और लेने वाला भी है। तो जब किसी भी चीज़ पे ये चीज़ें सामने आती हैं तो वो आवाम लाती है। लेकिन जिस वक्त भी हम कोई इस चीज़ को कहते हैं कि एक्शन लेने की बात करते हैं, जिस तरह आप मेरे सामने आए, आपने बोला कि आपने फलाने आदमी को 10,000 रुपये दिए, तो मेरे को उसके खिलाफ बोलने के लिए आपसे सबूत चाहिए। जिस वक्त मैं आपको सामने खड़ा करता हूँ, आप बैकफुट हो जाते हो कि नहीं, मैं ये नहीं करूँ। मुझ तक तो शिकायत आती है, लेकिन बिना सबूत के मैं किसी पे कोई भी जो है वो एक्शन वो नहीं कर सकता। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आपकी बातों में ये कि पैसे कमीशंस दी हुई हैं, आप विद एविडेंस उस चीज़ को सामने लाइए, चाहे किसी ने भी ली हो। आप आके अपने अल्फाज, अपने बयान उन अथॉरिटीज़ के सामने, DC ऑफिस में, ACD के सामने या अदालत के सामने आके अपने बयान दर्ज करवाएं। उसी के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो अदालत है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्शन उसी वक्त लेगी जिस वक्त आप अपनी कंप्लेंट, जिस वक्त आप अपने दावे को उनके सामने सच साबित करेंगे। इस तरह आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपसे कहूँगा, इस तरह कोई भी चीज़, इस चीज़ का हल मेरी समझ से निकलने वाला नहीं है। आपका कहना यह है कि अगर किसी भी अवाम में से किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई किया जाए, वो आके अगर अथॉरिटी वालों को कहेंगे तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा? ऑफ कोर्स होगा, कानून है, आज का बना हुआ नहीं है, सदियों पुराने कानून है। अगर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं तो आप उस चीज़ का साबित करिए कि इसने मुझसे इस काम के पैसे लिए हैं, ये रिश्वत ली है। बातें तो बहुत सी हम कर देते हैं ना, वो 20% खाता है, वो 30% खाता है, वो 10% लेता है, या वो है। लेकिन सच्चाई के साथ, सुनी सुनाई चीज़ पे नहीं, आप सच्चाई के साथ उन सबके सामने वो सबूत लेके आए, वो बात करें। अगर एक्शन ना हो तो हम गुनहगार। लोगों का कहना है कि काम जो है सिर्फ कागज़ और कलम तक ही महदूद होते हैं और उनको अमल जमा नहीं पहनाया जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के रोड बताई जाती हैं कि आपकी रोड निकलेगी और उसको आवाम तक सिर्फ कागज़ के ऊपर लिख के भेज दिया जाता है कि आपकी रोड यहाँ तक हो गई है, लेकिन उसको सही तरीके से अमल जमा नहीं पहनाया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो पैसा आए, जिसके हक का आए, वो उसको मिले।
वो रोड का हो, वो बिजली का हो, वो पानी का हो, वो राशन का हो, बीच में वो पैसा किसी की जेब में नहीं जाए। सर आखिर में अपनी पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अमन, प्यार, भाईचारे से रहें, खामखा की चीज़ों अफवाहों के बीच में मत आएं। आप जहन कुव्वत रखने वाली आवाम है, सोचने समझने वाली आवाम है। अपनी मुद्दों को, अपनी तरक्की को, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, अपने हक को समझें और अपने हक की लिए जो है लेने के लिए उसमें आप हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम एडवोकेट रियाज बशीर नाज साहब, जिन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और आपके सामने तमाम जो मसाइल थे इलाके के वो इन्होंने मतलब पूरे तरीके से और यकीन दहानी कराई कि जो भी काम इन लोगों के बच रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर पूरे किए जाएंगे। इसी के साथ आप अपने मेज़बान जमील अहमद मोहसिन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।